नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं और मित्रों से भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि उनकी राय भी हम तक पहुंच सके। शराब घोटाला या शराबबंदी। दिल्ली के चुनाव में शराब घोटाला के बजाय दूसरे आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो लगाती रही है। चूंकि उस घोटाले का मामला बीच पे थोड़ा ठंडा पड़ गया, चुनाव में तो उसको मुद्दा उतना नहीं बनाया गया है जितना बड़ा मुद्दा बन सकता था। चूंकि ध्यान भटकाने अटकाने की जो तरीके पार्टियों के होते हैं उसमें दूसरे भी कई मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन हम उस मुद्दे से हट करके या जुड़ करके ही बात करें, क्योंकि ये शराब भी एक बड़ा मुद्दा है आमदनी के हिसाब से। दिल्ली की आमदनी शराब की बिक्री से जितनी होती, आंकड़ों को आप देखेंगे तो हर साल दिवाली का मौका हो, क्रिसमस का मौका हो, होली का मौका हो, उस दिन मद्य निषेध होता है एक दिन के लिए। लेकिन जिस दिन इसके अलावा इसके आसपास और इस अवसरों पर हाल में भी जब खबरें आई तो लगा कि कितनी अधिक बिक्री हुई शराब की नव वर्ष के पहले, नव वर्ष के आसपास, क्रिसमस के दिनों में। तो लगता है कि आमदनी, और इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई आमदनी का बड़ा सोर्स है तो यहां तो शराबबंदी नहीं। यहां तो इसीलिए तो केजरीवाल साहब पर जब आरोप है, लेकिन दूसरे लोग ये खुश थे कि हमारे पास में, नजदीक में, हमारे मोहल्ले में, हर जगह गली चौराहे पर, धार्मिक स्थलों के आसपास भी दुकानें खुल गई थी, स्कूल के आसपास दुकानें खुल गई थी, तो कम से कम लोगों को लेने में सुविधा थी। और एक के साथ एक फ्री का भी प्रावधान, जो घोटाले का एक बड़ा कारण भी बताया जाता है कि उस जिन लोगों को दिया गया, ठेकेदारों को, उन जनता को भी खुश करना है और बहुत सारी रियायतें दी गई। लेकिन यही बात चुनाव तो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार, और खास करके आज ही शुक्रवार के दिन एक फैसले से पहले पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रहा कि क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गए थे, बिहार में भी अभी गए हैं, फिर जाएंगे, चुनाव के लिए भी जाएंगे, तो क्या शराबबंदी भी एक मुद्दा है। इसलिए महेश्वर में, आप याद करिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रानी अहिल्या देवी और उनके इस एक तरह से जिसको कहें चाहिए उनकी स्मृति में महेश्वर, उनके ही शहर में जो शताब्दियां चल रही हैं, और एक आयोजन उस अवसर पर अहिल्या देवी को याद करते हुए शराब की सभी दुकानों को, बल्कि ऐसे ही कोई धार्मिक नगर किसी पंचायत के एक आध दो जगह पर हैं, उनमें दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला बने। दुकानें वहां नहीं रहेंगी, चूंकि लाइसेंस होता है, दिल्ली में भी लाइसेंस दिया जाता है, राज्यों में भी दिया जाता है, चूंकि कुछ हद तक तो कानून का पालन हो। चूंकि अनाप शनाप उस तरह से शराब की बिक्री से, खास करके गरीब देश में जहां और कुछ ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें शराब का इतना अधिक वो न हो, या खराब जिस तरह से प्रचलन हो जाती है। नकली शराब का मुद्दा दूसरा है। तो उन्होंने फैसला किया कि इनमें दुकानें नहीं रहेंगी। पहले तो यही चर्चा चलती रही कि इन सब शहरों में शराबबंदी हो जाएगी, तो उसका व्यवहारिक पहलू था कि कैसे लागू करेंगे। बड़ा उस पर तो खास करके मध्य प्रदेश में हंगामा था, राजनीतिक दल भी अपना हंगामा करते हैं। वहां भी शराब घोटाला, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह उस जमाने में भी हुए हैं, लोग भूल चुके हैं। अदालतों में मामले गए हैं और उनमें दोषी भी पाए गए ठेका वेका देने में, नीतियों को लेकर के। मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानूंगा कि इसलिए कि दिल्ली की शराब की जब चर्चा होती है घोटाले की, तो कांग्रेस भी जब आरोप लगाती केजरीवाल पर तो भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह के समय में जो रिकॉर्ड है विधानसभाओं में है, अदालतों में है। इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप कोई भी कांग्रेस का नेता, पक्षवा, विरोधी, कोई भी जाकर के देख सकता है कि कितने गंभीर टिप्पणियां अदालतों ने की और अदालत में क्या क्या सबूत गए, छापों में, आमदनी में, घोटालों में, पैसों में सजा हुई, कितनी हुई, कैसे बचाव हुआ, वो अलग कहानियां हैं, वो अलग, आज उसका अवसर नहीं है। लेकिन हाँ, शराब एक मुद्दा है, क्योंकि इसके बाद बिहार में चुनाव है, जहां नीतीश कुमार उसी मुद्दे को लेकर के पहले भी चुनाव जीत चुके हैं
और ये दबाव बराबर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत दबाव रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार फैसला करके रमन सिंह तो मुश्किल में ही पड़ गए थे, इसलिए वो लागू नहीं कर, जबकि महिलाओं ने बड़े आंदोलन किए और पूरी तरह से लागू करने की बात कही गई, लेकिन जब उनकी भी सरकार चली गई रमन सिंह की, तो उसके बाद भूपेश बघेल साहब के उसमें तो संभव ही नहीं था। कांग्रेस राज में तो आमदनी का बड़ा सोर्स माना जाता रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि लागू होना संभव है असंभव है, ये सही है कि उसको बहुत कठिन है। गुजरात राज्य एक मॉडल रहा है जहां विदेशी पर्यटक या बाहर से जाने वाले पर्यटकों के लिए लाइसेंस की प्रथा मोरारजी भाई के समय से लागू है। इसलिए मैं, या उसके पहले भी, मैंने गांधी प्रदेश होने के नाते आज भी उस परंपरा को वहां निभाया जा रहा है और वहां शराबबंदी पूरी तरह से है। बिहार ने उसको फॉलो किया और बिहार ने इसकी सजा भी भुगती, चूंकि कई जगह नकली शराब मिलना, अवैध ढंग से शराब आना, खास करके नेताओं का, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, हम किसी एक पार्टी पर नहीं कहेंगे, और सत्ता में कोई यदि हो, लालू यादव के राज में भी उनकी पार्टियां उनके साथ, नीतीश के साथ थी जब ये लागू हुआ, तब भी कई ऐसे मामले, आरोप भी सामने आए कि नेताओं का प्रश्रय, अधिकारियों का प्रश्रय, या उस पर चोरी छुपे अवैध या नकली से जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु भी हुई चुकी, जो अभ्यस्त हो गए, जिनको कह सकते हैं एडिक्शन, बिल्कुल उसकी बिल्कुल आदत हो गई है, उसको लत पड़ जाना एक बीमारी की तरह से, और उसमें फिर या गरीबी के कारण कहीं भी जो मिल गया नेपाल बॉर्डर पर जाकर के ले लिया। तो शराबबंदी को लागू करना आसान नहीं है, लेकिन शराब की आमदनी से जो सरकारी खजाना बढ़ता है, उसमें आमदनी जैसे जो बढ़ती है, उस पर कितनी सरकारें उसको स्वीकारने को तैयार होती है। बिहार सरकार, नीतीश कुमार के आप कई तरह से आलोचना जो करते हैं उनके विरोधी, लेकिन ये तो माने कि उन पर व्यक्तिगत रूप से आज तक केजरीवाल इन कंपनी तो 10 साल में ही आते ही उन्होंने जो जो काम किए हैं उस पर घोटालों पर घोटाले और अदालत और जेल और सब हो चुका। नीतीश कुमार वर्षों से, मैंने जेपी मूवमेंट के बाद से वो लगातार राजनीति में है, सत्ता की राजनीति में है, सरकार में रहे हैं, लालू के साथ, लालू के विरोध में, लालू बीजेपी के साथ, और लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो उनको पर आरोप नहीं है, और उसमें भी उन्होंने कड़ा निर्णय करके महिलाओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर रखी है। हो सकता है फिर चुनाव में, फिर इस साल चुनाव वहां पर भी होना है कुछ महीनों के बाद, वहां फिर से ये मुद्दा हो सकता है। इसलिए मैंने ये मुद्दा छेड़ा कि दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, केरल हो, इसी केरल पर भी याद आ रहा है, केरल के कई पर्यटन स्थलों, शहरों में, होटल तक में कुछ शराब मिलने पर प्रतिबंध की स्थितियां रही हैं। इसलिए ये कहना कि शराबबंदी लागू नहीं हो सकती है, वहां भी आमदनी तो वहां भी होती है, गोवा ऐसा क्षेत्र है, वहां नहीं लागू किया गया है क्योंकि इतने पर्यटक बड़े पैमाने पर आते हैं। तो आमदनी, सरकारी खजाना शराब से कैसे बढ़े या शराब के घोटाले से भ्रष्टाचार हो, क्या जनता उसको स्वीकार करती है? या शराबबंदी के लिए नैतिकता, जैसे मैं मानता हूं कि हाँ, दुकानों को कम करने का या दुकानें बंद रखने का, चूंकि धार्मिक भावनाओं से, चाहे महाकालेश्वर मंदिर, वहां भी कुंभ होने वाला है, बीच में उत्तर प्रदेश में भी, प्रयागराज में भी कहा गया कि भाई शराब की बिक्री वहां पर न की जाए। धार्मिक स्थल है, अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, कई ऐसे में उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शराब को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि उससे उद्दंडता या उग्रता न बढ़े। कुछ प्रयास होते रहते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद एक पढ़े लिखे शिक्षित है, शिक्षा विभाग में भी उन्होंने काम किया है, आप उनके, इसको भी ये ना समझा जाए कि आप आलोचना हो, उसके दोनों पहलू हो सकते हैं। आप ये निर्णय जल्दी में किए गए, इसका कैसे लागू करना कितना आसान होगा, क्या वहां अवैध शराब तो नहीं पहुंचने लगेगी, कैसे उसको रोका जाएगा, ये सब व्यवहारिक पहलू है। उसमें हर समाज के हर वर्ग की, अधिकारी, प्रशासन और पुलिस, उसकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि केवल नेता, मुख्यमंत्री फैसला कर ले, तो ऐसा तो नहीं है। जहां पर चाहे मोरारजी भाई रहे हो, या हितेंद्र देसाई गुजरात में रहे हो, या महाराष्ट्र में शरद पवार, यशवंतराव चौहान, या जो शंकर राव चौहान, कितने ही मुख्यमंत्री आए, आज फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या कोई चीज एकदम लागू वही कर देंगे? हर शहर में हर पहरेदारी ऐसी हो जाए कि अपराध मुक्त हो जाए? तो ऐसा तो अमेरिका या ब्रिटेन के भी किसी भी देश में क्या संभव हुआ है? किसी लोकतांत्रिक या कम्युनिस्ट देशों में भी क्या संभव हुआ है कि अपराध मुक्त हो जाए?
तो ये सही है कि भारत जैसे देश में, ईरान में हमने देखा है, ईरान में कड़ा प्रतिबंध है, पूरे देश में ही प्रतिबंध है शराब पर। यहां तक की है कि हम अपने दर्शकों के लिए बताएंगे कि एक संपादकों का दल गया था नरसिंह राव के कार्यकाल में, 5 संपादक, उनमें से एक संपादक किसी तरह, जबकि एयरपोर्ट पर छानबीन वहां हो जाती है, उसके बाद भी उन्होंने कोई ज्यादा छानबीन नहीं हुई, चूंकि भारत के एक प्रतिष्ठित तंत्र के साथ है। लेकिन बाद में उनको भारतीय दूतावास के ही अधिकारी ने बताया कि देखिए, यदि आपने होटल में भी, क्योंकि होटल में भी नजर रहती है, कैमरे सीसीटीवी लगे होते हैं, यदि वहां शराब का सेवन करते हुए पाए गए तो भारत सरकार आपको बचा नहीं पाएगी, ईरान के अपने कानून से आप जेल हो जाएगी। तो उन संपादक महोदय ने टॉयलेट के जो उसमें जाकर के उसको बहा दिया, फ्लश कर दिया, ताकि उसका कोई नामो निशान, शीशी सहित ही चली जाए, टुकड़े हो जाए, और नष्ट कर दिया ताकि कोई उन पर कभी ऐसे कोई मुसीबत न आए। तो कड़ाई से, अब ये अलग बात है कि उसके बाद भी घरों में, पाकिस्तान में, वहां भी हमने देखा है, जहां जनरल मुशर्रफ तो सिर पर बोतल लेकर के नाचते थे, जबकि लोग कहते हैं कि साहब इस्लाम में तो प्रतिबंध है। सेना के अधिकारी, वहां जितना शराब की खपत है शायद दुनिया में किसी सेना में इतनी नहीं होगी, इसी शराब के नशा वहां तो ये है कि पाकिस्तान का जिक्र भी इसलिए करूंगा कि शराब ही नहीं, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा वहां रहा है। अफगानिस्तान को भी, इसलिए अफगानिस्तान से भी जो बनती पैदा चाहे वहां होती हो, वहां तो वहां के जो राष्ट्रपति रहे, बने जनरल, आप ये कहिए जियाउल हक, उनकी भी हिस्सेदारी बताई जाती थी कि उनकी हिस्सेदारी, उनके जो अधिकारी, उनके पड़ोसी या उनके खुद परिवार के सदस्यों के नाम पर हिस्सेदारी पहुंचती थी ड्रग्स की, बड़े भारी इंटरनेशनल गैंग में। तो शराब और ड्रग्स भी आमदनी का एक जरिया। सेना के ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं दुनिया में, तानाशाह हों, सैनिक तानाशाह हों, या ऐसे भ्रष्ट नेता हों, वो भारत के किसी राज्य के हो सकते हैं, जो शराब घोटाले हो, चाहे ड्रग्स के घोटाले हो, कर सकते हो, उससे उनका भ्रष्टाचार भी बढ़ता है समाज में, ड्रग्स और शराब। जबकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के आने के बाद, या निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके अधीन भी कुछ ऐसे विभाग हैं, नार्कोटिक्स और सीबीआई और हमारे एनफोर्समेंट, इन सब ने मिलकर लगातार समुद्री मार्ग से या किसी मार्ग से पहुंच रहे हैं, और करोड़ों, जिसको कह सकते हैं, रुपयों की ड्रग्स पकड़ी गई है। पकड़ी जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको बढ़ाया जा रहा है, पहले नहीं पकड़ी जाती थी, इसका मतलब है कि बढ़ने दिया गया। पंजाब में जो है हालत आज भी है कुछ हद तक, चूंकि पाकिस्तान से लगी हुई सीमा वहां भी है, लेकिन ड्रग्स और शराब, ये जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने कल चर्चा की थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसलिए जनता में जागरूकता, सामाजिक संगठनों की भूमिका, राजनीतिक दलों का अनुशासन या सरकारी खजाने में और साधनों से, करों से आमदनी हो, ये मोह कि हम ऐसे पदार्थों से भी ज्यादा कमाई हो सकती है, खजाना भरा होगा तो फिर हम मुफ्त में बांटने का काम करेंगे। एक हाथ से आप शराब मुफ्त पिलाएंगे और दूसरे हाथ से कहेंगे हम आपको किताब थमा देंगे, तो किताब कैसे पढ़ेगा दिल्ली का बालक? जो उन्होंने कोशिश की, और कहने को कुछ भी दावा करे, लेकिन मादक पदार्थों से, जिसको कह सकते नशीले पदार्थों से बहुत न आजादी रहती है, मानसिक गुलामी और मानसिक बीमारियां तो पैदा हो सकती है, लेकिन समाज को, राजनीति को, सत्ता को ही नहीं, पूरे, जिसे कहते हैं कि दुनिया में जो चीजें पहुंचती है, उसका नुकसान होता है। इसलिए धार्मिक भावनाओं, धार्मिक शहरों के लिए किया गया है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये राजनीतिक भी और सामाजिक मुद्दा भी है। महात्मा गांधी ने यदि मद्य निषेध के लिए कहा था, तो व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लागू करने की बात भी सोची होगी। एडिटर साई में विराम देते हैं। आप एडिटर साई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।